Assalamu alaikum. My name is Sashik, and currently I'm doing my bachelor's in computer science from National University of Computer and Emerging Sciences. So ये मेरा बेसिक सा इंट्रोडक्शन है और साथ में पार्टनर हूँ। और अभी जो है मैं करंटली कुछ सर्टिफिकेशंस की प्रिपरेशंस कर रहा हूँ। और जो है साथ साथ जो है अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये सी शार्प की एक प्लेलिस्ट, ताकि मैं अपनी जितनी भी नॉलेज है मैं डिलीवर कर सकूं लोगों तक। ये बिल्कुल फर्स्ट वीडियो है और इसके अंदर मैं थोड़ी बहुत मैं वो चीज़ें डिस्कस करूँगा जो हमें पता होनी चाहिए कि अगर मैं ये चीज़ पढ़ रहा हूँ, मैं कोई लैंग्वेज सीख रहा हूँ, तो वो मैं क्यों सीख रहा हूँ, इसकी वजह क्या है। तो हम कोई भी सी चीज़ अगर पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए पहले कि मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो वो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। तो कुछ डिस्कशन मैं करूँगा कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ जो है पॉपुलैरिटी वाइज जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप लोग देख सकते हो कि अगस्त 2004 के अंदर जावा की और पीएचपी, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, इन सब की पॉपुलैरिटी वाइज जो है वो कौन कितना आगे होता था और आज के दौर में कौन कितना आगे, ये सब हम देखते हैं। तो 2004 के अंदर जावा की सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी हुआ करती थी, फिर पीएचपी, फिर सी प्लस प्लस वगैरह। और फिर जब हम 2013 की बात करते हैं तो 2013 में भी जावा सबसे आगे थी, पीएचपी और फिर सी शार्प जो था उस दौर के अंदर थोड़ी ऊपर आई थी पहले से अगर हम कंपेयर करें तो। फिर क्या नाम है, सिचुएशन की बात करते हैं तो अब पाइथन जो है वो डोमिनेट कर रहा है और जावा जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी जो है जैसे पहले हुआ करती थी अब वो वैसी पॉपुलैरिटी नहीं रही जावा की। और वो क्यों नहीं रही, क्या मसले हैं, क्यों पॉपुलैरिटी पहले हुआ करती थी जावा की क्यों अब नहीं है, तो ये सब चीज़ें जो है आगे डिस्कस करते हैं। और बाकी सारी लैंग्वेजेस को भी हम एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। और फिर सी शार्प हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़नी चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, तो ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा अभी यहाँ पर। अच्छा, तो ये एक सर्वे करता है स्टैक ओवरफ्लो हर साल। ये 2019 की सर्वे लिस्ट है जिसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, कुछ जो हैं वो मार्कअप लैंग्वेजेस हैं जैसे HTML CSS वगैरह। तो अगर हम ऑल रेस्पोंडेंट्स में देखें तो जावा स्क्रिप्ट सबसे ऊपर है। अच्छा, इसके अंदर जो है कुछ क्यूरी लैंग्वेजेस हैं, कुछ स्क्रिप्टिंग, कुछ मार्कअप लैंग्वेजेस, तो ये सबका ना मिक्सचर है असल में। तो अगर मैं किस HTML को जावा या सी शार्प या किसी और लैंग्वेज से कंपेयर करता हूँ तो ये बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगी। ठीक है, तो हमें अगर कोई कंपैरिजन करना भी है इस लिस्ट के अंदर तो उन लैंग्वेजेस को करना है जो सेम हो। मतलब अगर सी शार्प जनरल पर्पस लैंग्वेज है तो मैं उसको किसी जनरल पर्पस लैंग्वेज से ही कंपेयर करूँगा, मैं उसको किसी स्क्रिप्टिंग या किसी मार्कअप लैंग्वेज से कंपेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो इन लिस्ट के अंदर कंपैरिजन किन किन लैंग्वेजेस का हो सकता है। आप सी प्लस प्लस को कर सकते हो सी शार्प से, आप सी शार्प को जावा से कर सकते हो, सी शार्प को पाइथन से थोड़ा बहुत कर सकते हो कंपेयर। तो कंपैरिजन जो है वो यूजेज वाइज अगर देखा जाए तो आप जावा का जो पहले यूजेज हुआ करता था तो वो 41% के अराउंड हुआ करता था और सी शार्प जो है वो 31%। अच्छा, जावा का यूजेज इतना ज़्यादा क्यों हुआ करता था, इसकी पॉपुलैरिटी क्यों ज़्यादा हुआ करती थी, वो इसलिए क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अगर आप कहीं पर कोड करते हो तो वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जितने भी हैं उन सब पर आपकी एप्लीकेशन रन होती है। ठीक है, तो जावा का इवन स्लोगन हुआ करता था ये कि कोड वंस एंड रन एनीवेयर।
तो आप अगर विंडोज़ पर कोड कर रहे हो तो वो एप्लीकेशन जो आपने विंडोज़ पे बनाई है वो लिनक्स वगैरह पर भी चलेगी, और मैक ओएस वगैरह और जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उन सब पर आपकी एप्लीकेशन चलेगी। और पाइथन का देखा जाए, पाइथन भी जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और अगर पाइथन की मैं बात करूँ तो पाइथन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एआई के लिए और वेब डेवलपमेंट, इन दो चीज़ों के लिए पाइथन जो है थोड़ी अच्छी लैंग्वेज है। इसके अलावा पाइथन के अंदर कोई ख़ास बात नहीं है। और पाइथन जो है वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट जो है वो भी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमें अगर कंपैरिजन करना है तो सेम सेम लैंग्वेजेस को करना चाहिए ना। तो मैं जो है यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा हूँ वो जावा और सी शार्प का करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेजेस जो है वो जनरल पर्पस लैंग्वेजेस हैं। और जो है इन्हीं का कंपैरिजन हुआ हुआ जा सकता है इस लिस्ट के अंदर, और कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है। हाँ, सी प्लस प्लस भी आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों जो है वो जनरल पर्पस लैंग्वेजेस हैं। पाइथन जो है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो, लेकिन साथ साथ जो है इसकी स्पेशलिटी जो है वो एआई वगैरह के अंदर है। तो हम ऐसी लैंग्वेज को मैं नहीं समझता कि इन इन लैंग्वेजेस से कंपेयर करना चाहिए पाइथन को, या जावा स्क्रिप्ट या HTML CSS को। और SQL जो है वो आपकी क्यूरी लैंग्वेज है फॉर डेटाबेसेस। तो उस लिहाज से जावा जो है वो फिर भी आगे सी शार्प वगैरह से और सी प्लस प्लस से। और अगर आप प्रोफेशनल डेवलपर्स की बात करो तो उसमें भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम सिचुएशंस हैं। तो ये स्टैक ओवरफ्लो सर्वे है 2019 की, अकॉर्डिंग टू यूजेज। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। स्टैक ओवरफ्लो पर जो है पहले कितने क्वेश्चंस वगैरह हुआ करते थे 2009 में, कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी जिनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस और क्यूरीज़ वगैरह जो हैं वो लोग डिस्कस करते थे स्टैक ओवरफ्लो पे। तो 2009 में अगर आप लोग देखो तो सी शार्प जो है उसके बारे में, और उसमें जो है लोग इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा ले लिया करते थे, और उसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन एंड आंसरिंग हुआ करती थी। और अगर नवंबर में आप लोग देखो तो अब पाइथन, जावा स्क्रिप्ट और जावा, तो सी शार्प जो है एक दौर के अंदर बहुत ऊपर थी इन चीज़ों के अंदर। अच्छा, अच्छा अब गिटहब रिपॉजिटरीज़ की बात करूं अगर मैं, तो 2012 के दौरान सी शार्प की गिटहब रिपॉजिटरीज़ जो हुआ करती थी वो 26,525 हुआ करती थी। ठीक है, और नंबर 1 पर इस लिस्ट के अंदर 329,926 ये जावा स्क्रिप्ट की जो है वो रिपॉजिटरीज़ हैं। सही। तो अच्छा, जावा और सी शार्प का कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, पाइथन की आप लोग रिपॉजिटरीज़ देखो तो वो भी पाइथन भी ऊपर थी 2012 में, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो सी शार्प का मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ दरअसल में, क्योंकि हम जो है वो सी शार्प पढ़ रहे हैं, तो सी शार्प के बारे में ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए कि हम सी शार्प जो है वो क्यों पढ़ रहे हैं। तो 2012 के अंदर सी शार्प की रिपॉजिटरीज़ हुआ करती थी 26,000 के अराउंड। ठीक है, लेकिन अब जो है सी शार्प की आप लोग रिपॉजिटरीज़ देखो गिटहब पर कितनी है, 9,51,000। और जावा की पहले हुआ करती थी 92,000, जावा की हो गई 10 लाख के अराउंड। तो सी शार्प जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो जावा के बिल्कुल करीब आ चुकी है, अगर आप लोग गिटहब रिपॉजिटरीज़ के लिहाज से बात कर रहे हो तो। ठीक है, तो 2019 के अंदर ये रिज़ल्ट्स है, 2012 के अंदर सी शार्प इस पोजीशन पे थी और 2019 में इस पोजीशन पर आ चुकी है। तो आप लोग फ़र्क देख सकते हो कि ये कहाँ से कहाँ पर आई है। अच्छा, तो ये गिटहब की बात हो गई। अब आगे ये कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो दुनिया भर में यूज़ हुआ करते हैं। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा फ्रेमवर्क है, जो डेवलपर सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, वो डॉट नेट कोर है।
अच्छा, इसका रीज़न क्यों डॉट नेट कोर है भाई, ये सब भी पता होना चाहिए। अच्छा, जो लोग जो हैं वो कौन कौन से ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जिनको लोग जो है वो छोड़ रहे हैं और कंटिन्यू नहीं कर रहे उन पे कोड करना। तो ये शेफ़, कार्डोवा, ये सब जो है वो अब आप लोग समझ लो कि ब्लैक लिस्ट हो रहे हैं। इवन ज़मारिन ये डॉट नेट के अंदर ही आता है। तो ये भी अब लोग कम कर रहे हैं क्योंकि फ्लटर जो है वो ज़्यादा यूज़ में है और इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है ज़मारिन से। तो अच्छा, यहाँ पर डॉट नेट कोर जो है वो सबसे नीचे है क्योंकि लोग जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं डॉट नेट कोर को। और ये जो सारे ऊपर के फ्रेमवर्क्स हैं ये सारे जो हैं लोग जो हैं वो छोड़ रहे हैं। वांटेड फ्रेमवर्क्स की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट क्योंकि हर जगह है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, तो उसी के फ्रेमवर्क सबसे ज़्यादा टॉप पर होते हैं, और पाइथन वगैरह। तो Node.js जो है वो वेब फ्रेमवर्क है जावा स्क्रिप्ट का, तो वो ज़्यादा यूज़ होता है। और टेंसरफ्लो वगैरह ये जो लाइब्रेरीज़ हैं ये पाइथन की लाइब्रेरीज़ हैं कुछ, तो ये भी एआई वगैरह के लिए यूज़ हो रही होती हैं। और डॉट नेट कोर जो है वो थोड़ा जनरल पर्पस फ्रेमवर्क है, ये वेब वगैरह के लिए भी यूज़ होता है और बाकी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस वगैरह, मोबाइल एप्लीकेशन, दूसरे पर्पसेस के लिए जो है वो यूज़ होता है। तो ये भी ऊपर ही है लिस्ट के अंदर अगर आप लोग कंपेयर करें तो। अच्छा, जहाँ पर भी डॉट नेट की बात आए तो आप लोग समझें कि हम बात कर रहे हैं सी शार्प की, क्योंकि डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर और डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क के अंदर, दोनों फ्रेमवर्क्स के अंदर जो है वो 99% जो लैंग्वेज यूज़ करी जाती है वो है सी शार्प। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि फ्रेमवर्क्स कौन सी लैंग्वेज का सबसे ऊपर है। अच्छा, यूनिटी, यूनिटी जो है वो गेमिंग के लिए यूज़ होता है, ये डॉट नेट के अंदर ही आता है। जैसे ज़ैमारिन आता है फॉर मोबाइल एप्लीकेशन, क्या नाम है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए, फ्लटर की तरह। तो सिमिलरली यूनिटी जो है वो गेम डेवलपमेंट जो होती है वो नंबर 1 होती है सी शार्प के अंदर और सी प्लस प्लस के अंदर। तो यूनिटी के अंदर भी लैंग्वेज कौन सी यूज़ हुआ करती है ज़्यादा, 99% अगर आप देखो तो यूनिटी में, सी शार्प में एप्लीकेशंस बनती हैं और गेम्स बनते हैं। तो गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, गेमिंग फ्रेमवर्क से भी अगर आप लोग देखो तो सी शार्प का फ्रेमवर्क जो है वो आप लोग कह सकते हो कि एक ही फ्रेमवर्क है जो गेमिंग के लिए यूज़ हुआ करता है, और उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो भी सी शार्प है। अच्छा, ये वही फ्रेमवर्क की लिस्ट है। तो ये मोस्ट यूज़ फ्रेमवर्क्स हैं। तो Node.js जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है दुनिया में। बाकी डॉट नेट कोर ये दोनों सी शार्प के फ्रेमवर्क्स हैं, ये दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। बाकी यूनिटी 3D ये भी सी शार्प का फ्रेमवर्क है और ये गेमिंग के लिए यूज़ होता है, जैसे भी मैंने बताया था आप लोगों को। वही पांडास वगैरह है, और कुछ जो हैं वो इसमें लाइब्रेरीज़ हैं, कुछ अदर टूल्स हैं, तो उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते इनके साथ। और अगर प्रोफेशनल डेवलपर्स में देखा जाए तो वहाँ पर भी Node.js जो है वो सबसे ऊपर है, और डॉट नेट और डॉट नेट कोर ये ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम ही रिज़ल्ट्स हैं दोनों जगह। अच्छा, डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है और डॉट नेट कोर क्या है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ मैं। डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, और इसकी लाइब्रेरी जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है। आप जो है आपको बिल्ट इन टूल्स मिल जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो आपको बिल्कुल स्क्रैच से काम नहीं करना पड़ता, और आपको फ्री टूल्स अवेलेबल होते हैं, आप उनको आराम से यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स में। अच्छा, डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो विंडोज़ स्पेसिफ़िक है, मतलब अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो वो सारे विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में चलेगी। अगर मैं कोई एप्लीकेशन विंडोज़ 7 में बना रहा हूँ तो वो विंडोज़ 8 में भी चलेगी, 10 में भी चलेगी, तो वो 8 और 7 में भी चलेगी। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है विंडोज़ के सेंस में। ठीक है, डॉट नेट फ्रेमवर्क। अच्छा, दोनों माइक्रोसॉफ्ट के ही हैं।
डॉट नेट कोर की बात करें तो ये सिर्फ विंडोज़ स्पेसिफ़िक नहीं है। आप इसमें जो एप्लीकेशंस बनाते हो वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है टोटल 100%। मतलब आप विंडोज़ पे बनाओ तो वो लिनक्स पे भी चलेगी, मैक ओएस पे भी चलेगी, और बाकी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं आपके उन सब पर चलेगी। तो ये डिफरेंस है डॉट नेट फ्रेमवर्क का और डॉट नेट कोर का। अच्छा, डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो अराउंड 40 प्लस लैंग्वेजेस जो है वो सपोर्ट करता है, और डॉट नेट कोर जो है वो, ये दोनों चीज़ें जो हैं ऑलमोस्ट सेम ही है। बस प्लेटफॉर्म का फ़र्क आ जाता है कि एक जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, एक जो है वो विंडोज़ की स्पेसिफ़िक है, और एक जो है वो कम्प्लीटली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये डॉट नेट फ्रेमवर्क था और डॉट नेट कोर का डिफरेंस। अच्छा, अब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की बात करता हूँ मैं। अगर तो अगर आप कोई सी में अगर कोई कोड करते हो तो आपका सोर्स कोड होता है पहले, फिर आप कंपाइल करते हो, एक ऑब्जेक्ट डॉट ओ फाइल बन जाती है। फिर लिंकर जो होता है वो कुछ जो आपका आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए जो जो फाइल्स वगैरह जो जो बिल्ट इन कोड रिक्वायर्ड होता है, वो लिंकर जो है वो आपके कोड के साथ लिंक कर देता है, और फिर आपकी एक एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल बन जाती है जिसको आप सॉफ्टवेयर कह सकते हो, जो आपका सॉफ्टवेयर होता है और वो आप रन कर रहे होते हो। तो ये सी के अंदर क्या होता था कि हमारा सोर्स कोड होता था, सोर्स कोड कंपाइल करता था, एक ऑब्जेक्ट फ़ाइल बनती थी हमारी। वो ऑब्जेक्ट फ़ाइल जो है वो बाद में डॉट एक्जी बन जाती थी। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हुआ करते थे: सोर्स कोड, कंपाइलर और एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल। ठीक है। अच्छा, ये भी सेम चीज़ ही है। आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, फोर्ट्रैन या सी, सी प्लस प्लस या बाकी जितनी भी प्रोग्राम पुरानी लैंग्वेजेस हैं, अगर आप उनमें कोई भी कोड करते हो तो सिंपल आप कंपाइल करते हो और आपको एक एक्जी फाइल मिल जाती है। तो ये नॉर्मल जो है एक कंपाइलेशन प्रोसेस हुआ करता था पुरानी लैंग्वेजेस में, इन लैंग्वेजेस में। अच्छा, अब अगर मैं जावा की बात करूँ तो जावा के अंदर जो है वो डायरेक्टली इस तरह नहीं होता कि आपका कंपाइलर जो है वो आपके कोड को कंपाइल करे और आपकी एक्जी फाइल बनकर आ जाए। ऐसा काम नहीं होता है यहाँ। जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाया गया है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जावा किस तरीके से बना है, यहाँ पर क्या होता था कि आपका जो सोर्स कोड होता था वो ऑब्जेक्ट फ़ाइल बनाता था। ऑब्जेक्ट फ़ाइल जो बनती थी वो आपका जो करंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप जिसके अंदर आपने ये कोड लिखा है, ठीक है, वो आपका आर्किटेक्चर और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को देख के जो है ये ऑब्जेक्ट फ़ाइल बनती थी कि अगर मैंने विंडोज़ के अंदर ये कंपाइलर से कंपाइल करा है अपने सोर्स कोड को, तो ये जो मैं ऑब्जेक्ट फ़ाइल बना रहा हूँ ये सिर्फ विंडोज़ की स्पेसिफ़िक होगी। अगर मैं इसी को या इसकी एक्जी को लिनक्स के अंदर रन करना चाहूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी, ये लैंग्वेजेस सी, सी प्लस प्लस और जितनी भी पुरानी लैंग्वेजेस हुआ करती थी। तो इनके अंदर ये मसला हुआ करता था कि आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोड करते थे, जिसमें कंपाइल करते थे, आपकी जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ उस ऑपरेटिंग सिस्टम की हद तक रहती थी, और अगर मैं उसको किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करना चाहूँ तो वो मैं ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो सी, सी प्लस प्लस, फॉर्ट्रैन या जितनी भी पुरानी लैंग्वेजेस हुआ करती थी तो उनके अंदर एक ही ये प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो जावा ने जो है वो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करा, जावा ने क्या करा कि जावा का आप कोड लिखते हो डॉट जावा फाइल के अंदर, ठीक है, सोर्स कोड आपका यहाँ पर है। फिर आपका जो जावा का जो कंपाइलर होता है वो कंपाइल करता है आपके सोर्स कोड को एक बाइट कोड में। अच्छा, ये बाइट कोड क्या है? बाइट कोड उस तरीके से बनता है कि आपका जो करेंटली ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मतलब ये बाइट कोड जो होता है वो सारे जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है दुनिया में वो सारे अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये बाइट कोड, ये जो भी आपका जावा के कंपाइलर से जनरेट होकर आता है। ठीक है, फिर JVM के थ्रू जो है जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू आप उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर रन कर सकते हो। ठीक है, वो किस तरीके से करता है JVM? अच्छा, JVM जो है वो एक वर्चुअल मशीन है। वर्चुअल मशीन क्या होता है, आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स
को जो है वो वर्चुअल मशीन का नाम दे सकते हो। एक जैसे हम लोग अगर VMware के अंदर, मैं विंडोज़ के अंदर जो है वो लिनक्स की वर्चुअल मशीन बना के यूज़ कर रहा हूँ, तो ये क्या है, मैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स की फैसिलिटी को अचीव कर रहा हूँ। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन्स की भी जो है वो कुछ टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पर जो वर्चुअल मशीन है वो वाली VMware वाली वर्चुअल मशीन नहीं है, इसको हम कहते हैं प्रोसेस वर्चुअल मशीन। ये प्रोसेस वर्चुअल मशीन क्या है, ये एक पीस ऑफ कोड आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हो। ये पीस ऑफ कोड क्या करता है कि आपके बाइट कोड को आपके जो आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में अपनी एप्लीकेशन को रन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो है इस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। जैसे अगर मैं मैक में रन कर रहा हूँ तो ये JVM जो है वो चेक करेगा कि पहले ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, उसने देखा कि ये मैक है, तो ये मैक के अकॉर्डिंग इस बाइट कोड को अंडरस्टैंड करके मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा और आपकी एग्जी फाइल बनाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी यही काम होगा। विंडोज़ को चेक कर रहा होगा JVM, यहाँ पर लिनक्स के अंदर चेक कर रहा होगा। अच्छा, बाइट कोड जो होता है वो सारे मतलब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर जो है JVM इनको 1 zeros के अंदर कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड के अंदर, और फिर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर पा रहा होता है। तो इस तरीके से जो है कंपाइलेशन प्रोसेस होता है ये, और जावा की एप्लीकेशन जो है वो इस तरीके से कंपाइल होती हैं, और इस तरीके से जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, और यही रीज़न है कि जावा जो है वो इतनी पॉपुलर हुआ करती थी और है अभी तक। ठीक है, तो ये एक रीज़न था। अब पॉपुलैरिटी क्यों कम हो रही है जावा की, ये सब मैं आगे बताता हूँ। C++ इन सब की मैंने बात कर ली। अच्छा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट किस तरीके से है जावा, ये भी मैंने बता दिया यहाँ पर। अच्छा, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। आपका सोर्स कोड होता है जावा का, आप उसे कंपाइल करते हो, आपको एक डॉट क्लास फाइल मिलती है। वो डॉट क्लास फाइल क्या होती है, एक बाइट कोड को कंटेन करती है। ठीक है, फिर वो बाइट कोड जो होता है वो आपका JVM अंडरस्टैंड करता है, और JVM आपके करंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से उस बाइट कोड को कन्वर्ट करता है। अगर आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो मशीन कोड बनाएगा जो विंडोज़ को अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, अगर कोई और सा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो कन्वर्ट करेगा जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। अच्छा, ठीक है, अब C# की बात करते हैं। तो जब जावा आई थी तो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी थी जावा ने, और हर बंदा जो होता था, हर प्रोग्रामर जो होता था वो जावा सीखता था और जावा के अंदर कोड करता था, और अराउंड 3 बिलियन डिवाइसेस जो हैं वो जावा पर रन हुआ करती थी, और अभी भी जो है वो रन हो रही हैं 3 बिलियन के अराउंड। तो 2002 के अंदर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने देखा कि यार जावा की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इन लोगों ने जो है वो कॉम्पीट करने के लिए जावा के साथ इन्होंने जो है वो अपनी खुद की एक लैंग्वेज डिज़ाइन करने के लिए प्लानिंग करी, और 2002 के अंदर C# का इंट्रोडक्शन हुआ, और .NET फ्रेमवर्क और विजुअल स्टूडियो, ये इन सब का जो सबसे पहला रिलीज़ था वो 2002 के अंदर आया था, और C# जो है वो फिर माइक्रोसॉफ्ट ने पहला रिलीज़ जो है वो 2002 में निकाला। अच्छा, C# का कंपाइलेशन प्रोसेस, C# का जो आपका कोड होता है वो किस तरीके से कंपाइल होता है, तो C# का एक कंपाइलर होता है CSC के नाम से। अगर आप CSC के थ्रू अगर आप कंपाइल करते हो तो वो डायरेक्टली जो है वो कंपाइल कर देगा और आपकी एग्जी फाइल बना देगा और आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है,
लेकिन अगर आप डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर सी शार्प को कंपाइल करते हो तो उसका मैकेनिज़्म बिल्कुल अलग है जो यहाँ पर है, ठीक है। और आप जो है वो डायरेक्टली सी से कंपाइल नहीं करते सी शार्प को, क्योंकि वो जो है इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है सी शार्प के लिए डायरेक्टली कि आप उसको डायरेक्टली कंपाइल कर दो। तो हम जो है वो डॉट नेट के अंदर जो है सी शार्प को नॉर्मली कंपाइल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ज़्यादा है। और जैसे अभी मैं बताऊँगा CLR किस तरीके से सपोर्ट करता है लैंग्वेजेस को। और अच्छा, जावा के अंदर क्या होता था कि आपका जो भी सोर्स कोड होता था वो बाइट कोड जो जनरेट होता था वो सिर्फ जावा के थ्रू जनरेट हुआ करता था। इस बाइट कोड को आप कह सकते हो ये कोई इंटरमीडिएट लैंग्वेज है, ठीक है। जावा जब कंपाइल करता था कोड तो एक बाइट कोड जनरेट होता था और वो सिर्फ जावा के थ्रू हो सकता था। अगर यहाँ पर C++ मैं कर दूँ तो C++ जो है वो बाइट कोड में कन्वर्ट नहीं हो सकती थी, या C जो है वो बाइट कोड में कन्वर्ट नहीं हो सकती थी, या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जावा का कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट नहीं कर सकता था। तो ये एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर सिर्फ एक लैंग्वेज जो है वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो सकती है, और वो ही जो है वो बाकी फिर प्रोसेस के लिए बाइट कोड जो है फिर JVM जो है उसको अंडरस्टैंड करके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर सिर्फ जावा के थ्रू आप बाइट कोड में कन्वर्ट कर सकते हो अपने सोर्स कोड को। लेकिन सी शार्प और माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा कि जैसे यहाँ पर जावा का बाइट कोड हुआ करता था, यहाँ पर होता है MSIL, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड, ठीक है। ये बाइट कोड की तरह का ही कोड होता है। तो आप यहाँ पर कोड करते हो, लेकिन यहाँ पर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में कोड कर सकते हो। डॉट नेट के अंदर अगर आप सी शार्प को कंपाइल कर रहे हो तो डॉट नेट जो है वो अराउंड 40 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। और उसके अंदर जैसे मैं फेमस लैंग्वेजेस की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज डॉट नेट के अंदर सी शार्प है। 99% जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो सी शार्प यूज़ करते हैं डॉट नेट में, ठीक है। और बाकी लैंग्वेजेस भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट, VB.NET, C++ वगैरह, और भी बहुत सारी 40 के अराउंड लैंग्वेजेस जो है वो डॉट नेट फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर जो बाइट कोड जनरेट होता है, अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ कि मैंने एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया, या मैंने लेट सपोज़ 2 नंबर को ऐड करने का एक प्रोग्राम बनाया सी शार्प के अंदर, और मैंने उसको कंपाइल करा, तो मैं कंपाइल करूँगा तो मेरे पास एक बाइट कोड आएगा या MSIL कोड आएगा, ठीक है। अच्छा, सेम वही चीज़ जो है मैंने क्या करा कि विजुअल बेसिक के अंदर 2 नंबर्स को जो है वो ऐड करने का एक प्रोग्राम बनाया, सेम प्रोग्राम, और उसको भी मैंने डॉट नेट के अंदर कंपाइल करा तो उसका भी एक MSIL कोड बनेगा। या जितनी भी लैंग्वेजेस जो है डॉट नेट सपोर्ट करता है उनके अंदर सेम मैंने प्रोग्राम लिखा और उनको मैंने कंपाइल करा उनके कंपाइलर्स से डॉट नेट के अंदर। तो सब जो है वो मुझे सबसे पहले एक MSIL कोड देंगी। अब वो जो MSIL कोड होगा वो कॉमन होगा, मतलब आप ये नहीं बता सकते कि ये जो MSIL कोड मेरे पास जनरेट होकर आया आफ्टर कंपाइलेशन वो कौन सी लैंग्वेज से आया है। अगर जैसे मैंने VB के अंदर जो 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया था उससे जो MSIL कोड आया था, मैं उससे ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये VB से ही आया है, क्या पता वो C शार्प से आया हो। वो कॉमन होता है, मतलब वो ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं जब कंपाइल होके एक MSIL बनता है तो ये कॉमन हो जाता है। मतलब अगर आपने VB के सोर्स कोड में VB का कोई सोर्स कोड है या किसी भी लैंग्वेज का सोर्स कोड है जो डॉट नेट सपोर्ट करता है तो वो एक कॉमन MSIL में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आप उसके थ्रू आप ये नहीं बता सकते कि कौन सी लैंग्वेज से आया है, ठीक है। तो आप इतनी सारी लैंग्वेजेस के अंदर कोड कर सकते हो और बाद में वो एक कॉमन लैंग्वेज हो जाएगी। जैसे अगर मैं अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ फाइल्स जो हैं वो मेरी .cs हैं, मतलब .c शार्प की हैं, कुछ जो है वो .js की हैं, जावा स्क्रिप्ट की हैं, ठीक है। तो मैं जो है क्या करूँगा कि सबको अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकता हूँ, और जब मैं फ़ाइनल कंपाइल करूँगा अपने प्रोजेक्ट को तो मैं मल्टीपल लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। मेरा पॉइंट ये है कि मैं अपनी
प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस को यूज़ करूँगा, और जब वो मेरा प्रोजेक्ट कंपाइल होगा तो वो एक कॉमन बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये एक कॉमन बाइट कोड या एक कॉमन MSIL कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर बाद में जो है वो मशीन कोड के अंदर JIT कंपाइलर जो होता है वो आपका कन्वर्ट करता है आपके MSIL कोड को। और फिर आपका जो विंडोज़ के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अंडरस्टैंड कर पा रहे होते हैं वो आपके मशीन कोड को। तो ये एक कॉमन MSIL कोड को जनरेट करने की वजह ये थी कि आप मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर कोड कर सकते हो। आपने मल्टीपल लैंग्वेजेस में कोड करा, वो एक कॉमन कोड बन जाता है, ठीक है। और वो कॉमन कोड जो है वो फिर JIT कंपाइलर जो है वो मशीन कोड के अंदर कंपाइल कर सकता है, और जो है वो अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा विंडोज़ के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। अच्छा, ये जो JIT कंपाइलर होता है वो CLR के अंदर होता है। CLR क्या होता है? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ये इम्प्लीमेंटेशन है कॉमन लैंग्वेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये एक CLI एक टर्म है, क्या नाम है, कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर। जो क्या क्या इंक्लूड करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। CLR के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या काम हो रहा होता है, बाइट कोड को किस तरीके से मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करा जाता है। तो जावा के अंदर क्या होता था कि यहाँ पर सिर्फ जावा का कोड जो है वो बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ करता था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप 40+ लैंग्वेजेस जो .NET सपोर्ट करता है, आप प्रोजेक्ट के अंदर उन सारी लैंग्वेजेस के अंदर कोड कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स को। आप फिर जब फाइनल आप कंपाइल करोगे अपने प्रोजेक्ट को, तो वो एक कॉमन लैंग्वेज बन जाएगा, एक कॉमन कोड बन जाएगा, जो JIT कंपाइलर जो है वो बाद में कन्वर्ट कर सकता है। अच्छा, ये कॉमन लैंग्वेज किस तरीके से बनती है? इतनी सारी लैंग्वेजेस को एक कॉमन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट कर लेता है, ये सब कैसे, मतलब ये सारा मैकेनिज़्म किस तरीके से वर्क करता है? तो इसके पीछे होती है एक बेस क्लास लाइब्रेरी। बेस क्लास लाइब्रेरी क्या करती है कि जैसे अगर मैं C# के अंदर कोई इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, और VB के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो .NET में सपोर्टेड है, तो वो बैक एंड पर बेस क्लास लाइब्रेरी का ही इंटीजर वेरिएबल जो होता है वो बन जाता है। मतलब बेस क्लास, मतलब जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो बैक एंड पर एक बेस क्लास लाइब्रेरी की जो है रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही होती हैं, और उस बेस क्लास लाइब्रेरी की बेसिस के ऊपर हमारा जो है फाइनल एक MSIL कोड बन जाता है। कि अगर VB में अगर मैंने कोई इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करा है, तो वो बाद में बैक एंड पर कन्वर्ट होकर एक बेस क्लास लाइब्रेरी का ही इंटीजर वेरिएबल बनेगा। या अगर C# के अंदर मैंने कोई इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करा है, तो वो बैक एंड पर जब मैं कंपाइल कर रहा हूँगा, तो वो बेस क्लास लाइब्रेरी में जो इंटीजर डिफाइंड होगा वो वही कन्वर्ट होगा। मतलब दोनों के लिए सेम इंटीजर वेरिएबल ही बनेगा। सेम इसी तरह बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, आप उनमें कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हो, तो वो बेस क्लास लाइब्रेरी की ही रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके और उसी के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है सब कुछ। तो एक बेस क्लास लाइब्रेरी की वजह से जो है आपका एक MSIL कॉमन कोड बन पा रहा होता है, ठीक है। तो ये जब कॉमन कोड बन जाता है, तो फिर CLR जो है वो JIT के थ्रू आपके कोड को मशीन कोड के अंदर कंपाइल करवाता है। अच्छा, ये आप लोग देख सकते हो कि जैसे अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट है, मैं मल्टीपल लैंग्वेजेस में प्रोजेक्ट बना रहा था अपना, तो मैंने C# से अपने, मतलब मैं जब कंपाइल कर रहा हूँ तो C# का कंपाइलर C# की फ़ाइल्स को कंपाइल करेगा, VB का कंपाइलर जो है वो VB के सोर्स कोड को कंपाइल करेगा, और दोनों जो है वो बेस क्लास लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए एक कॉमन MSIL कोड बनाएंगे, जो बाद में CLR जो है वो कन्वर्ट करवा देगा मशीन कोड के अंदर 10s के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि J# या कोई सी भी F#, बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो .NET के अंदर सपोर्टेड हैं। तो आप जो है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर कोड कर सकते हो .NET के अंदर। जावा के अंदर क्या मसला था कि आप सिर्फ जावा के कोड को ही बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जावा की एक खासियत ये कि ये जो बाइट कोड है और ये जो JVM है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए,
लेकिन यहाँ का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये सिर्फ विंडोज़ स्पेसिफिक है। विंडोज़ के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए सी शार्प जो है वो और डॉट नेट जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर मैं इसी प्रोजेक्ट को या इसी एप्लीकेशन को अपनी जो है वो लिनक्स वगैरह के अंदर कंपाइल और रन करूँगा तो वो वहाँ पर काम नहीं करेगा, लेकिन जावा का कर जाएगा काम। तो ये फ़र्क हैगा। लेकिन जावा के अंदर जो है आप मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज़ नहीं कर सकते। आपका जो बाइट कोड जनरेट होगा वो सिर्फ जावा के थ्रू होगा। तो प्रोस एंड कॉन्स दोनों जगह हैं, ठीक है। तो लेकिन देखा जाए तो दुनिया के अंदर जो यूज़र्स होते हैं, आप अगर कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हो या कोई सी भी एप्लीकेशन बनाते हो तो विंडोज़ के जो है वो ज़्यादा यूज़र्स हैं। और सी शार्प जो है वो विंडोज़ से बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है। और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको इस तरीके से डिज़ाइन करा है कि ये विंडोज़ के अंदर अगर आप कोई सी शार्प की एप्लीकेशन बनाते हो तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी देती है आपको एज़ कम्पेयर टू जावा। सही है। और तो ये कंपाइलेशन प्रोसेस होता है MSIL के अंदर। आपका कोड जो है आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में कोड कर सकते हो। वो बेस क्लास लाइब्रेरी यूज़ करके हर कंपाइलर जो है वो बैक एंड पर एक कॉमन इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट कर देता है आपके कोड को। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि सी शार्प का इंटीजर और VB का इंटीजर वेरिएबल दोनों बैक एंड पर बेस क्लास लाइब्रेरी के थ्रू एक सेम इंटीजर वेरिएबल बन रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। अच्छा, तो CLR क्या चीज़ है? ये एक आर्किटेक्चर है। इसके अंदर सबसे ऊपर जो है वो बेस क्लास लाइब्रेरी होती है जो आपको क्या नाम है इन चीज़ों कम कन्वर्जन वगैरह करने के लिए जो है वो यूज़ हो रही होती है। और अच्छा, फिर आपको थ्रेडिंग वगैरह और मल्टी थ्रेडिंग वगैरह की जो सपोर्ट मिलती है वो आपको CLR प्रोवाइड कर रहा होता है। सिक्योरिटी इंजन्स वगैरह होते हैं, टाइप चेकिंग वगैरह हो रही होती है यहाँ पर। एक्सेप्शन हैंडलिंग का जितना भी मैकेनिज़्म होता है वो सब CLR के अंदर मौजूद होता है। और ये कॉम मार्शलर जो है वो अनसेफ कोड और सेफ कोड के अंदर कंपैरिजन करके उन चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं वो आगे मैं इन डिटेल जो है वो डिस्कस करूँगा बाद में। और डीबग इंजन होता है, डीबगिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। गारबेज कलेक्टर क्या होता है कि जैसे आप अगर पुरानी लैंग्वेजेस की बात करो जैसे C++ वगैरह, तो अगर आप कोई हीप वगैरह या किसी से भी मेमोरी एलोकेशन करते हो तो उस वक्त क्या होता था कि डेवलपर्स की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती थी कि जो भी मेमोरी एलोकेशन हुई है फ्री भी आपका डेवलपर ही करवाता था। तो यहाँ पर गारबेज जो है गारबेज कलेक्टर का मैकेनिज़्म है। तो इसके थ्रू जो है अब जो है डेवलपर्स की जो है वो ज़िम्मेदारी नहीं है कि जितने भी मेमोरी एलोकेशन हुई है उसको फ्री करवाना, ये सब डेवलपर का काम नहीं है। ये सब जो है वो गारबेज कलेक्टर और CLR जो है वो खुद से कर लेता है। बाकी आपका कोड मैनेजर और MSIL कंपाइलर, MSIL से नेटिव JIT के अंदर मतलब MSIL से आपके मशीन कोड में कौन कन्वर्ट करवा रहा होता है वो JIT होता है। ये एक कंपोनेंट है CLR का। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं CLR के जो आपके कोड को मेंटेन कर रहे होते हैं, आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज़्म देते हैं, आपको मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट देते हैं, आपको गारबेज कलेक्टर देते हैं। तो ये CLR और JVM के अंदर ना ये सारी चीज़ें होती हैं। JVM के अंदर थोड़ी बहुत इससे थोड़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन CLR क्योंकि हम C शार्प पढ़ रहे हैं तो मैं C शार्प का डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो CLR के अंदर सिर्फ JIT कंपाइलेशन नहीं होती, CLR के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। आपका गारबेज कलेक्टर, आपकी ये टाइप चेकिंग वगैरह, आपका मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट जितना भी है, बेस क्लास लाइब्रेरी, सब कुछ जो है वो CLR के अंदर होता है। ये एक इम्प्लीमेंटेशन है CLI की, कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो कहता है कि आप जो है वो मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर कोड करें, एक उससे आपका एक इंटरमीडिएट कोड बनेगा। इस पूरे मैकेनिज़्म को आप कह सकते हो कि ये कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर है। और CLR जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है CLI की। अच्छा, ये बेस क्लास लाइब्रेरी है।
जैसे मैंने बताया था कि अगर मैं कोई वेरिएबल सी शार्प में बनाता हूँ या वीबी में बनाता हूँ, तो वो बैक एंड पर जो है वो सेम वेरिएबल बन रहा होता है, एक कॉमन वेरिएबल बन रहा होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये MSIL के अंदर एक कॉमन लैंग्वेज के अंदर हम कन्वर्ट कर पा रहे होते हैं। तो ये सब काम जो है वो बैक एंड पर BCL यूज़ हो रही होती है हर लैंग्वेजेस से। जितनी भी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है डॉट नेट, वो सारी लैंग्वेजेस के जो कंपाइलर होते हैं वो बेस क्लास लाइब्रेरी यूज़ कर रहे होते हैं डॉट नेट के अंदर। तो डॉट नेट के अंदर फिर बेस क्लास लाइब्रेरी के अंदर जो है ये सारी लाइब्रेरीज़ और ये सारी जो है हेडर फाइल्स वगैरह होती हैं, जैसे सिस्टम वगैरह की जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं, जितने भी रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, वो सब है। तो और यहाँ पर जो है सारा कन्वर्ट करने का मैकेनिज़्म कि अगर मैं एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के अंदर इन दोनों का जो है अगर एक लैंग्वेज मैंने सी शार्प के अंदर कुछ कोड करा हुआ है और C++ के अंदर विजुअल C++ में अगर मैंने कोई कोड करा हुआ है, तो वो बैक एंड पर एक कॉमन कोड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं थ्रू दिस लाइब्रेरी, बेस क्लास लाइब्रेरी। कि अगर मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन C++ में करी हुई है विजुअल C++ में, और वही मैं उसी तरीके की वेरिएबल डिक्लेरेशन सी शार्प में करता हूँ, तो वो बैक एंड पर एक ही चीज़ बनने वाली है। और वो कैसे बनती हैं, वो बेस क्लास लाइब्रेरी के थ्रू बन रही होती हैं। ठीक है। अच्छा, सी शार्प जो है वो क्यों पढ़नी चाहिए हमें, और क्या क्या फ़ायदे हैं सी शार्प पढ़ने के, और क्या क्या नुकसानात हैं। अच्छा, नुकसान जो है वो सिर्फ एक है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब आप जो भी कोड करोगे, जो भी एप्लीकेशन बनाओगे, वो विंडोज़ की हद तक रहेंगी। जितने भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके अंदर चलेगी आपकी एप्लीकेशन। ठीक है। तो ये जितने भी हैं वो आप लोग पॉज करके वीडियो को ये सब पढ़ लेना कि वेब एप्लीकेशन आप बना सकते हो ASP.NET कोर। बाकी इन फ्रेमवर्क्स के बारे में मैं इन डिटेल बता चुका हूँ आप लोगों को पहले कि कौन कौन से फ्रेमवर्क सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो .NET और Node.js ये वेब फ्रेमवर्क्स हैं और ये सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ करते हैं। तो सी शार्प के अंदर आप अच्छी अच्छी वेब एप्लीकेशन, एफिशिएंट वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। और अच्छा, डॉट क्रॉस प्लेटफॉर्म की ये जो मैंने बात करी थी कि ये नुकसान जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म का सी शार्प के अंदर, तो उसको ओवरकम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। और ये जो नया फ्रेमवर्क निकाला है माइक्रोसॉफ्ट ने, .NET कोर 2017 में निकाला है ये माइक्रोसॉफ्ट ने। तो अब जो है माइक्रोसॉफ्ट इसको टोटल 100% प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनाना चाह रहा है सी शार्प को। और ऑलमोस्ट जो है, जैसे आप वेब एप्लीकेशन कह लो या WPF फॉर्म्स वगैरह कह लो, तो ऑलमोस्ट जो है सारी की सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं एक्सेप्ट फ्यू ना। तो अब जो नया फ्रेमवर्क आ रहा है नवंबर के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है कि .NET कोर और .NET फ्रेमवर्क दोनों को मर्ज कर कर एक नया फ्रेमवर्क बना रहा है .NET 5 के नाम से। तो वो इस साल जो है नवंबर 2020 के अंदर रिलीज़ कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट। और अच्छा, बाकी के एडवांटेजेस मैं बता देता हूँ आप। अच्छा, गेम डेवलपमेंट के लिहाज से अगर आप देखो तो सी शार्प और C++ से बेस्ट लैंग्वेज कोई भी नहीं है। जितनी भी दुनिया के अंदर गेम डेवलपमेंट होती है वो सी शार्प और C++ में होती है। ठीक है। आप अगर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की बात करो तो दुनिया के अंदर टोटल जो है और मोस्ट पॉपुलर जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं वो 3 हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो AWS है, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। और सेकंड पर जो आता है वो एज़्योर है, माइक्रोसॉफ्ट का। तो एज़्योर के साथ अगर आपको क्लाउड के अंदर कोई भी काम करना है, कोई भी एप्लीकेशन वगैरह डेवलपमेंट का कोई भी काम करना है आपको, तो वो सी शार्प के अंदर होता है, तो आप वो भी काम कर सकते हो। अच्छा, ज़मारिन जो है वो जैसे फ्लटर के अंदर आप लोग प्लेटफॉर्म क्या नाम है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस बनाते हो जो आपके iOS पे भी चलती है, आपके एंड्रॉयड पे भी चलती है। तो ज़मारिन जो है वो भी फ्लटर की तरह है और फ्लटर से पुराना है। लेकिन जो लोग जो हैं वो अब कम कर रहे हैं ज़मारिन को यूज़ करना फ्लटर की वजह से, क्योंकि फ्लटर जो है वो सिंपल है थोड़ा और ज़्यादा अच्छा है ज़मारिन से कंपेयर अगर हम करें तो।
तो यहाँ पर थोड़ा सा पीछे है। और अच्छा एआई के लिए अच्छा सी शार्प जो है वो हर लैंग्वेज से कॉम्पीट कर रही है। सी शार्प जावा से कॉम्पीट कर रही है, सी शार्प जो है वो कॉटलिन और हर लैंग्वेज से जो है वो कॉम्पीट कर रही है हर फील्ड के अंदर। तो सी शार्प ने पाइथन से कॉम्पीट करने के लिए अभी रिसेंटली 2019 के अंदर दिसंबर में नया फ्रेमवर्क अपना निकाला है ML.NET के नाम से। तो इसके अंदर आप एआई वगैरह और जितना भी काम होता है वो सब आप कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। बाकी आप आईओटी के लिए भी काम कर सकते हो ARM32 और ARM64 के यूज़ से। और डेस्कटॉप एप्लीकेशन, अच्छा डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है वो जावा और सी शार्प और C++ इनके अंदर जो है सबसे बेस्ट बनती हैं। तो जावा के अंदर अगर आप बनाओ तो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, मतलब आप लिनक्स के अंदर भी रन कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन को, विंडोज़ में भी रन कर सकते हो। लेकिन जो जावा की एप्लीकेशन होती है वो विंडोज़ के साथ इतना फ्रेंडली नहीं होती जितना सी शार्प की एप्लीकेशन होती है। क्यों? क्योंकि सी शार्प जो है वो विंडोज़ से ज़्यादा क्लोज़र है और माइक्रोसॉफ्ट ने ये चीज़ें देखकर जो है सी शार्प को डेवलप करा है और विंडोज़ के लिए इस लैंग्वेज को डेवलप करा है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो सी शार्प जो है वो विंडोज़ से ज़्यादा क्लोज़र होती है, तो ये ज़्यादा एफिशिएंसी देती है अगर आप विंडोज़ के अंदर इसकी एप्लीकेशन बनाओ। तो अगर आप जावा यूज़ नहीं करते डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए, और अच्छा जीयूआई के लिए बहुत अच्छा मैकेनिज़्म होता है सी शार्प के अंदर। तो और डॉट नेट जो है आपको इतने अच्छे अच्छे टूल्स और लाइब्रेरीज़ प्रोवाइड करता है और बहुत ज़्यादा रिच लाइब्रेरी होती है कि आपको बिल्कुल आसानी हो जाती है आपके लिए। डेवलपर के लिए बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है डॉट नेट में, आप अगर कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हो। और अगर विंडोज़ के अंदर आप बना रहे हो तो आप अगर जावा में नहीं बनाते, क्योंकि मैं जावा में बनाने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ कि अगर आपको अच्छी एप्लीकेशन बनानी है विंडोज़ के लिए, क्योंकि आपके जो यूज़र्स होते हैं वो ज़्यादातर विंडोज़ के होते हैं, प्रोफेशनल यूज़र्स जो होते हैं वो लिनक्स के होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल यूज़र्स होते हैं हमारे वो होते हैं विंडोज़ के ज़्यादातर। तो अगर विंडोज़ के यूज़र्स आपके ज़्यादा हैं और आपकी एप्लीकेशन जो है वो विंडोज़ के यूज़र्स यूज़ करेंगे तो आप जो है वो जावा से अच्छी एप्लीकेशंस बना सकते हो सी शार्प के अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशन। और आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है डॉट नेट फ्रेमवर्क, और बहुत अच्छा बिल्ट इन मैकेनिज़्म है, बहुत अच्छे टूल्स होते हैं यहाँ पर। तो बहुत आसानी हो जाती है एक डेवलपर के लिए। और मैंने सब चीज़ की ही बात कर ली यहाँ पर, बाकी आप लोग ये सब पढ़ लेना। यूनिटी गेम डेवलपमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था पहले, तो यूनिटी के लिए भी आप लोग काम कर सकते हो, गेम डेवलपमेंट कर सकते हो सी शार्प में। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं सी शार्प के, और क्यों हमें सी शार्प पढ़नी चाहिए तो ये सब हैं, आप पढ़ सकते हो। अच्छा पॉपुलैरिटी का मैं बता रहा था कि सी शार्प क्यों ऊपर आ रही है डे बाय डे, ठीक है। तो 2012 के अंदर आप लोग अगर देखो तो गिटहब रिपोजिटरीज़ कितनी हुआ करती थी सी शार्प की, और कहाँ पर स्टैंड करती थी सी शार्प। और आज अगर आप देखो तो ये टॉप 4 के अंदर आ रही है, और 2020 के अंदर ये जावा को बीट कर चुकी होगी, और आने वाले ईयर्स के अंदर और ऊपर जाएगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जितना काम कर रहा है सी शार्प पे वो मतलब मैं बता नहीं सकता। माइक्रोसॉफ्ट पाइथन के साथ भी कॉम्पीट करना चाह रहा है, और पाइथन क्योंकि एआई के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो माइक्रोसॉफ्ट चाह रहा है कि अपना खुद का एक टूल बनाए, और ये लोग बना चुके हैं ML.NET के नाम से, जहाँ पर आप एआई वगैरह के लिए भी एप्लीकेशंस वगैरह और अपना जो भी डिज़ाइन करना आप चाह रहे हैं तो आप कर सकते हो वहाँ पर भी। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो हर लैंग्वेज के साथ, मतलब हर फील्ड को जो है वो साथ लेकर चल रहा है। तो आप सी शार्प के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो सारे काम कर सकते हो। जैसे आप क्लाउड के लिए कोई भी डेवलपमेंट करना चाह रहे हो एज़्योर के साथ, वो आप कर सकते हो, ठीक है। आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो विंडोज़ के लिए, एफिशिएंट डेस्कटॉप एप्लीकेशन और यूज़र फ्रेंडली हो और आसानी से बने, तो डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है आपको जो मैकेनिज़्म देता है उससे अच्छा कोई टूल हो नहीं सकता फिर। लेकिन अगर आप जावा की तरफ जा रहे हो तो वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट एप्लीकेशन नहीं होगी विंडोज़ के साथ जितनी सी शार्प की एप्लीकेशन होगी।
और बाकी आप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस भी बना सकते हो ज़ैमारिन के साथ, क्रॉस प्लेटफॉर्म, जैसे फ्लटर के अंदर आप डार्ट यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ज़ैमारिन की पॉपुलैरिटी अगर आप वर्ल्ड वाइड देखो तो अभी भी ज़्यादा है, फ्लटर से डबल है, लेकिन वो डे बाय डे डिक्रीज़ हो रही है ज़ैमारिन की पॉपुलैरिटी। तो माइक्रोसॉफ्ट अगर चाहे तो फ्यूचर के अंदर उस पर भी काम कर सकता है, ज़ैमारिन को और ऊपर लेकर आ सकता है और अच्छे से। लेकिन अभी जो है वो फ्लटर जो है वो थोड़ा ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, लेकिन अभी गया नहीं है, अभी भी ज़ैमारिन का जो यूजेज है वो ज़्यादा है फ्लटर से। तो आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो सी शार्प के थ्रू, क्या नाम है उसमें, सी शार्प के अंदर क्रॉस प्लेटफॉर्म। और जो है साथ साथ आप गेम डेवलपमेंट, नंबर वन गेम डेवलपमेंट जो होती है वो सी शार्प और सी प्लस प्लस में होती है, तो आप गेम डेवलपमेंट भी कर सकते हो। आप आईओटी का जितना भी स्टेप है वो कर सकते हो आप। और क्या बचा, और मतलब सब कुछ ही ऑल इन वन वाला जो सीन होता है वो आप कर सकते हो सी शार्प के अंदर। बाकी अभी मैं एआई के अंदर अगर आप देखो तो वो पाइथन से बेस्ट लैंग्वेज कोई नहीं है, क्योंकि ये जो जावा स्क्रिप्ट और पाइथन जो है वो फंक्शनल लैंग्वेज है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो सी शार्प को भी फंक्शनल प्रोग्रामिंग बना रहा है, डे बाय डे काम हो रहा है इस पर बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि जितनी रिपोजिटरीज़ पहले हुआ करती थी सी शार्प में और आज की रिपोजिटरीज़ देखो आप, तो पहले जो जावा की रिपोजिटरीज़ 3 टाइम्स हुआ करती थी सी शार्प से, और आज अगर देखो तो दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है। और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, जावा जो है वो अब ओपन सोर्स भी नहीं रही। जब कोई चीज़ ओपन सोर्स नहीं होती तो उस पर काम होना जो है वो बंद हो जाता है। सिमिलरली पाइथन और जावा स्क्रिप्ट जो है ये ओपन सोर्स लैंग्वेजेस हैं, तो इनमें काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इनकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रही है। तो ये देख लो आप लोग कि ये ऊपर ऊपर है। और जावा जो है वो ओरेकल ने ओपन सोर्स अब ख़त्म कर दिया है ये सब जावा के अंदर से। तो जावा की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा कम हो रही है अगर आप लोग कंपेयर करो आखिरी के कुछ ईयर्स को। तो जावा की अगर आप पॉपुलैरिटी देखो तो 2004 के अंदर 30% हुआ करती थी, और आज अगर देखो तो 10% कम हो चुकी है। 2019 अगस्त के रिज़ल्ट हैं और ये और नीचे जा रही है। जबकि आप सी शार्प को देखो तो ये और ऊपर आ जा रही है, +3 के रेट से। तो मैं ये डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि सी शार्प डे बाय डे जो है वो ऊपर आ जा रही है और इसमें काम बहुत ज़्यादा कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट, और ओपन सोर्स है। जो चीज़ ओपन सोर्स होती है दुनिया उस पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है। जावा जो है वो अब ओपन सोर्स नहीं है, ओरेकल ने जो है वो इसको अब ओपन सोर्स नहीं रखा। अब जितने भी जेडीके के वर्जन्स आ रहे हैं वो ओपन सोर्स नहीं है। अगर आपको कोई भी बिल्ट इन लाइब्रेरी या कोई भी पैकेज वगैरह इस्तेमाल करना होता है जावा के अंदर तो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है ओरेकल को। बाकी इन लैंग्वेजेस के अंदर जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गई, पाइथन हो गई, सी शार्प हो गई, ये सारी ओपन सोर्स लैंग्वेजेस हैं। तो इनके अंदर जो है आपको पे नहीं करना पड़ रहा होता, इसलिए जो है वो लोग ज़्यादा काम करते हैं, और इसलिए इन लैंग्वेजेस की रिपोजिटरीज़ और इनके अंदर जितना भी काम हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। तो डे बाय डे जो है वो जावा जो है वो बिल्कुल नीचे आ जा रही है, और सी शार्प जो है वो ऊपर आ रही है। सी शार्प ऊपर क्यों आ रही है? क्योंकि ये हर लैंग्वेज के साथ कॉम्पीट कर रही है, ये पाइथन के अगेंस्ट भी जा रही है। अब ML.NET के अंदर आप ये इन लोगों ने जो अभी फ्रेमवर्क बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने, तो ये पाइथन के अगेंस्ट जाने के लिए ही बनाया है। तो हर फील्ड के अंदर जो है आप काम कर सकते हो सी शार्प के अंदर। आप अगर इसको मास्टर करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, और आप गेम डेवलपमेंट कर सकते हो, आप क्लाउड का सारा काम कर सकते हो, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो, आप क्या नाम है वेब एप्लीकेशन सबसे बेस्ट जो आप बना सकते हो वो बना सकते हो सी शार्प के अंदर। जैसे नोड, क्या नाम है Node.js और .NET कोर वगैरह आप लोग देख सकते हो कि कितने ज़्यादा यूज़ होने वाले फ्रेमवर्क्स हैं ये, और कितना लोग जो है इनके अंदर काम करते हैं। तो जहाँ पर भी .NET का काम जहाँ पर भी .NET का नाम वगैरह आ रहा होता है वहाँ पर सी शार्प ही यूज़ हो रही होती है .NET फ्रेमवर्क में। 99% जितने भी प्रोग्रामर्स हैं .NET के वो सी शार्प ही यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। तो आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, अच्छी अच्छी एफिशिएंट एप्लीकेशंस। और बस ये जो है ये प्रोज एंड कॉन्स से सारी लैंग्वेजेस के, और कौन सी लैंग्वेज जो है वो आगे
फ्यूचर के लिए बेस्ट रहेगी। तो हर बंदे का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। मेरे ओपिनियन के लिहाज से अगर आप लोग देखो तो सी शार्प जो है वो बहुत ज़्यादा, और पाइथन, अच्छा पाइथन पॉपुलर इसलिए हो रही है क्योंकि आजकल जो है वो एआई के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो पाइथन जो है वो एआई स्पेसिफिक है। जिस दिन कोई और लैंग्वेज आ गई जिसके अंदर एआई की लाइब्रेरीज़ वगैरह और बहुत ज़्यादा अच्छा बिल्ट इन मैकेनिज़्म हुआ और डेवलपर्स उसकी कम्युनिटी उस लैंग्वेज की ज़्यादा अच्छी हुई और फ्रेंडली हुई, तो पाइथन जो है वो भी नीचे आने लग जाएगी। क्योंकि बैक परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखो तो पाइथन वर्स्ट लैंग्वेज है, बहुत घटिया तरीन। तो बस ये फंक्शनल लैंग्वेज है और ये एआई और वेब डेवलपमेंट के बैकएंड के लिए यूज़ होती है पाइथन। और सी शार्प जो है वो जनरल पर्पस लैंग्वेज है, ये हर चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर जो एंड के अंदर सब चीज़ें लिखी हुई हैं, आप लोग इनको एक बार रीड कर लेना तो आइडिया हो जाएगा। अच्छा, तो बस ये था इस वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो स्टार्ट करूँगा कोड से। सी शार्प का मैं पहला प्रोग्राम और डॉट नेट के अंदर किस तरीके से कंपाइलेशन वगैरह होती है ये सब मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब नेक्स्ट वीडियो से जो है वो हम प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे और सी शार्प के अंदर मैं पहला प्रोग्राम जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। सो थैंक यू।